आवाज़ आ रही है बेटा? गुड इवनिंग बेटा। काफ़ी देर से सेटअप कर रहे थे, हो नहीं रहा था। इलेवेंथ की क्लास थी, इलेवेंथ की क्लास भी नहीं हो पाई, सेटअप हो नहीं पाया प्रॉपर। एकदम से लेट हो गए थे आते हुए, तो इसलिए लेट हो गया। सबको सही दिख रहा है बेटा? कौन कौन आ गया है यहाँ पे? हेलो बेटा। अल्ट्रॉन, वंश वंश आप हैं बेटा? ठीक है, वेरी गुड। हेलो बेटा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, है ना? आवाज़ क्वालिटी वगैरह सब सही है? वीडियो क्वालिटी ठीक है? सब कुछ ओके है तो बताओ, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हाँ बेटा, वंश। चलो, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था, याद है कुछ? यहाँ रख लेते हैं सामने ताकि दिखता रहे। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइफ साइकिल देखी थी, है ना बेटा? इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने HIV की लाइफ साइकिल देखी थी, है ना? एड्स, हाँ, या फिर HIV की लाइफ साइकिल देखी थी हम। ठीक है। इससे थोड़ा सा वार्म अप करते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे वाले टॉपिक चलते हैं। इससे ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करते हैं। ठीक है, वार्म अप पे एक कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। जैसे अ, ये जो आपका HIV वायरस है, चलो इसका फुल फॉर्म ही बता दो सबसे पहले। फुल फॉर्म क्या है बेटा? कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये किस तरह का वायरस है? क्या ये रेट्रो है, या फिर राइनो वायरस में आता है? हाँ हाँ बेटा, प्रबल। 11th की क्लास का बेटा सेटअप हो नहीं पाया। मतलब हम लेट हो गए थे थोड़ा आते हुए, तो सेटअप हो नहीं पाया। क्लास 12 की टाइमिंग आ गई थी, तो हमने सोचा कल करते हैं इसकी क्लास, आपकी क्लास। ठीक है। चलो चलो, कल करेंगे पक्का। पक्का वाला पक्का। आज थोड़ा सेटअप हो नहीं पाया। ठीक है बेटा, HIV का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। रेट्रो वायरस है या नहीं है? और अगर ये आपकी बॉडी में इंसर्ट होता है, मतलब इंटर करता है या इन्फेक्ट करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ये कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट करता है सबसे पहले? कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट करता है सबसे पहले? ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है।
ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है? इसमें आपका क्या था? रेट्रो वायरस था। इन्फेक्शन वाली बात अगर हम लोग करें कौन सी सेल में इन्फेक्ट करता है, तो एनसीईआरटी कहती है, वैसे तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि टी हेल्पर सेल जो होती हैं, है ना? उनको इन्फेक्ट करता है ये। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो पहले जो है वो मैक्रोफाजेस इन्फेक्ट होती हैं और फिर मैक्रोफाजेस प्रोड्यूस करती हैं मल्टीपल वायरस प्रोजेनी। बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं और ये वायरल प्रोजेनी जो होते हैं, ये फिर जाके आपके टी सेल को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है, मान लो नीट वगैरह में या कहीं पे भी ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो अक्सर जो है हेल्पर टी सेल को प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले। ठीक है? क्लियर है? प्रायोरिटी किसको दी जाती है? हेल्पर टी सेल को दी जाती है, क्योंकि इसके इफेक्ट होने की वजह से या फिर इसके इफेक्ट होने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो जाता है इस वजह से। ठीक है? इसकी बात अभी हम लोग करेंगे आगे। ठीक है बेटा? चलो, एक और क्वेश्चन है था यहाँ पे, जो आपका एचआईवी वायरस होता है, ये होता तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है? तो आरएनए से ये आरएनए कैसे बना लेता है? हाउ इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस आरएनए टू आरएनए फ्रॉम आरएनए? क्या इसके बीच में कुछ और मशीनरी होती है? अच्छा, पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर दें? ठीक है बेटा, बता दिया करो, क्योंकि अभी ठीक है? यहाँ ठीक है? ओके। तो हम बोल रहे थे, हम आपसे क्वेश्चन ये किया था हमने बेटा यहाँ पे, ये आरएनए से वापस आरएनए कैसे बना लेता है? या फिर यहाँ पे कुछ और प्रोसीजर होता है? तो आपको याद होगा, वेरी गुड। आपको याद होगा कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये बनाता है डीएनए। अच्छा, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है, तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है। लेकिन फिर और जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके इसी की कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, वो सॉरी डीएनए भी बना लेता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी बन जाता है इसका, क्योंकि अभी अपने अकॉर्डिंग प्रोटीन और सारी चीज़ें बनाने लगता है। और फिर ये होस्ट के डीएनए में क्या होता है? एसोसिएट हो जाता है और फिर बहुत सारे वायरल प्रोजेनी जो है, यानी वायरल आरएनए जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ये वायरल आरएनए वापस से टी सेल को जाके इन्फेक्ट करते हैं। याद आ रहा है? हुँ, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ें? चलो, एक अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपके एचआईवी वायरस होते हैं, इनके सिम्पटम्स, मतलब इनके इन्फेक्शन की वजह से जो सिम्पटम्स हैं, वो कितने समय में दिखाई देने लगते हैं? कितने समय में दिखाई नहीं देने लगते हैं? सिम्पटम्स कब तक आते हैं? चलो जल्दी बताओ। क्या ये तुरंत आने लगते हैं, मतलब 1-2 दिन में? या फिर टाइम लगता है इनको सिम्पटम्स को दिखाई देने में? सिम्पटम्स आने में टाइम लगता है क्या बेटा? 4 से 5 महीने? अच्छा, वंश ने कहा है 4 टू 5 मंथ। सही है क्या? ना, ना, 4 से 5 महीने बिल्कुल नहीं। और कोई ऑप्शन? हाँ बेटा आर्यन, आपने ठीक बताया है। लगभग 7 से 10 साल तक जो है, या 5 से 10 ईयर्स जो है वो लग जाते हैं सिम्पटम्स को अपीयर होने में। स्टार्टिंग में तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि जो है एड्स सिचुएशन हो गई है। सिम्पटम अपीयर होने में लगभग 10 साल हो जाते हैं, मतलब 8 से 10 साल हो जाते हैं। ठीक है? रीज़न बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? व्हाय? किसी के दिमाग में आ रहा है रीज़न?
ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों होता है? रीज़न बताइए? हाँ बेटा, हेलो। हेलो, हेलो। हाँ बेटा, देख लिया। रीज़न बताइए? रीज़न नहीं याद आ रहा है क्या किसी को? जो एंटीजेनिक प्रोटीन होती हैं या एंटीजेनिक सब्सटेंस जो होता है, जैसे हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया था वायरस का, कि वायरस की जो है ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया था हम लोगों ने, थोड़ा-थोड़ा याद अगर आपको आ रहा होगा। एलाइज़ा जब पढ़ाया था हमने शायद, तब की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो इंटरनल पार्ट होता है वो एंटीजेनिक होता है, लेकिन जो बाहर की तरफ होता है, इसके कवरिंग, कोट, वो नॉन एंटीजेनिक होता है। मतलब वो एक तरह से। हाँ, क्यों नहीं करता है वो रीज़न हम बता रहे हैं। चलो देखो, देखो जल्दी देख लो फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डायग्राम सपोज़ करो कि ऐसा होता है। इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पे इसके पास एंजाइम वगैरह जो होते हैं एंड अगर हम लोग देखें, तो ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला जो हमने स्काई ब्लू कलर में किया है, ये वाला एंटीजेनिक पार्ट होता है। मतलब ये एंटीजन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? ये प्रोटीन जो होगी, ये कॉम्प्लेक्स जो होगा एंटीजेनिक होगा, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग होती है नॉन एंटीजेनिक की, सब्सटेंस की। मतलब जब हमारी जो लिम्फोसाइट वगैरह हैं, चाहे बी या फिर टी, इनके कांटेक्ट में आएँगी, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं विद द एंटीजेनिक पार्ट, और एंटीजेनिक पार्ट के कांटेक्ट में आने से, सॉरी, नॉन एंटीजेनिक पार्ट से कांटेक्ट में आती हैं, और नॉन एंटीजेनिक पार्ट के कांटेक्ट में आने की वजह से वो पहचान नहीं पाती हैं कि ये एंटीजन है। ये पार्ट इतना मतलब उनको खतरनाक नहीं लगता, या फ़ैमिलियर लगता है एक टाइप का, कह सकते हो, है ना? जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पाते हैं। हेलो बेटा, सुन लिया बेटा, क्या नाम है? आप भी आ गए यहाँ पे? वेरी गुड। चलो पढ़ाई करो चुपचाप। ठीक है? पॉइंट समझ में आया? हम क्या कर रहे थे? हम बस ये एंटीजेनिक और नॉन एंटीजेनिक सिचुएशन क्लियर कर रहे थे आपको, कि जो एंटीजेनिक पार्ट होता है, जो एंटीजन की तरह बिहेव कर सकता है, वो यहाँ पे नहीं होगा। सिंपल कहने का मतलब ये है। ठीक है? दिखाई दे रहा है अब आपको? डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको बेटा? आगे बढ़ें? चलो, समझ में आ रहा होगा। अभी और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? डायग्राम अब आपको दिख रहा होगा और आप समझिए, ये जो स्काई ब्लू कलर में था, ये एंटीजेनिक पार्ट था, जो कि कवर्ड होता है नॉन एंटीजेनिक पार्ट से, जिसकी वजह से नॉन एंटीजेनिक पार्ट कॉन्टैक्ट में आता है हमारी बी और टी लिम्फोसाइट में, है ना? और इसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो पहचान नहीं पाता है, तो ऐसा फिर वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा। चलो आगे देखते हैं। अब मतलब साइकिल तो हम लोगों ने देख ली थी। बेसिकली अब हम लोग को देखना है ट्रीटमेंट के बारे में, इसके डिस्कस करना है थोड़ा-सा। इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, या हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि देयर इज़ नो सच क्योर, किसी तरह का क्योर नहीं है ना? नो सच क्योर फॉर एचआईवी, जैसे अदर वायरसेस के लिए, अदर डिजीज़ेज़ के लिए यहाँ पे क्योर है, एचआईवी के लिए अभी ऐसा कोई मेडिसिन या कोई क्योर स्पेसिफिकली नहीं आया है। ठीक है? ये मान के चलेंगे, बट स्टिल वी हैव सम, हमारे पास कुछ एंटी रेट्रोवायरल
ड्रग्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। वी यूज़ एंटी रेट्रोवायलेट ड्रग्स, इनका यूज़ हम करते हैं। इससे होता क्या है कि जो कुछ सम अमाउंट ऑफ वायरस। ओके बेटा। ठीक है? इससे होता क्या है कि कुछ जो वायरसेस हैं बेटा, वो किल हो जाते हैं, यानी उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ वायरसेस। बहुत याद आ रही थी तुमको मेरी? फेस कैम ऑन करिए। चलो कोई बात नहीं। तो वैसे तो कोई दवा है नहीं, लेकिन फिर भी हम एंटी रेट्रोवायलेट ड्रग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर है ना ये पॉइंट? चलो आगे देखते हैं इसका और कुछ क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट तो बेसिकली नहीं हो सकता, लेकिन वी हैव सम प्रिवेंशन मेथड। बट वी हैव सम प्रिवेंशन मेथड्स जिनको अप्लाई करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब इन्हें रोका जा सकता है। कैसे? कि हम बेसिकली आपने देखा होगा कि जब ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो बताया था कि अगर आप ब्लड ले रहे हो कहीं से, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा रहे हो, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रॉपर चेकअप के बाद होना चाहिए, है ना? मतलब उस ब्लड को पूरी तरह से चेक कर लेना है, मतलब चेक करवाना है डॉक्टर, या डॉक्टर जो है वो चेक करे अच्छे से, और फिर उसको, या जिस पर्सन से लिया जा रहा है, वो टेस्ट वहाँ पे एचआईवी वगैरह का हो, ताकि कंफर्म हो जाए कि उसको एचआईवी वगैरह है या नहीं है। क्योंकि एचआईवी जो है मोस्टली मोस्टली वो बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है, ये आपको पहले से पता है। बॉडी फ्लूइड, ठीक है? किससे स्प्रेड होता है बेटा? बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड, ब्लड एक तो बहुत बड़ा कॉमन कॉमन सा बॉडी फ्लूइड है, तो इसीलिए हमें इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान हो सकता है, मतलब अगर अच्छे से चेक करके ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया जाए तो हो सकता है कि एड्स वगैरह ना हो। अगेन इसी से रिलेटेड निडल्स का यूज़ है। आपने पढ़ा होगा कि निडल्स जो है वो बेसिकली कैसी होनी चाहिए? मतलब डिस्पोजेबल होनी चाहिए। मतलब उनका एक बार यूज़ कर लिया और फिर यूज़ एंड थ्रो टाइप का। यूज़ एंड थ्रो टाइप का मतलब एक बार यूज़ किया फिर हटा दिया गया, क्योंकि बार-बार अगर आप उसका यूज़ करोगे, तो हो सकता है कि जिस पर्सन से आपने कुछ इंजेक्शन लगाया हो, नीडल का यूज़ किया हो सकता है उसको, है ना? और आपने किसी और को लगा दिया, तो वो दूसरे को भी स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं। फिर एनसीईआरटी कहती है कि जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है? अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम लोग? जो आपने देखा होगा, हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक पॉइंट पढ़ा था, बैरियर मेथड में, शायद आपको याद होगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक एक पढ़ा था कॉन्डोम के बारे में, यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे इनका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, तो वहाँ पे मतलब उसका भी यूज़ जो है वो किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, कॉन्डोम यूज़ करने से कई सारे फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि डिज़ीज़ नहीं होगी किसी तरह की, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ हैं मोस्टली वो नहीं होने वाली हैं। दूसरा और क्या हो सकता है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ये भी नहीं होगी। तो यूज़ ऑफ कॉन्डोम हम इसमें देख सकते हैं प्रिवेंशन मेथड में। ठीक है? कैसे हम प्रिवेंट मतलब इसको और प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और आपने देखा होगा कुछ एक पॉइंट था इसमें कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ठीक है? जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? ड्रग वगैरह को निडल्स के थ्रू लेते हैं, है ना?
निडल्स के थ्रू लेते हैं, तो वो निडल मान लो एक पर्सन है, इसने लिया और वो निडल पास कर दी दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले को हो सकता है अगर इसको एड्स है, तो इस वाले को भी एड्स हो जाएगा, है ना? क्योंकि उस समय तो इतना ज़्यादा एडिक्शन रहता है, नशा रहता है कि वो पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाले को भी फैलने के चांसेस हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक्स जो आपका एचआईवी है या फिर एड्स है उससे बच सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम लोग कि इसका कोई स्पेसिफिक क्योर तो नहीं है, कोई दवा नहीं है इसकी, बट फिर भी हम लोग यूज़ करते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। वो ड्रग क्या करते हैं, जो वायरस का है नंबर उसको थोड़ा-सा डिक्रीज़ कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, पर हमेशा के लिए खत्म नहीं करते, मतलब परमानेंट खत्म नहीं होता, ये याद रखना है हम लोगों को। और क्या प्रिवेंशन मेथड हो सकते हैं? तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, उसको प्रॉपर चेकअप के बाद ही कराया जाए। निडल्स वगैरह जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं, वो डिस्पोज़ेबल होनी चाहिए। डिस्पोज़ेबल नहीं होंगी, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है? मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जो लोग रखते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि चांसेस किसी के भी हो सकते हैं होने के, है ना, एड्स वगैरह। दूसरा है, जो कॉन्डोम्स वगैरह हैं, जो बैरियर मेथड हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं, उसका यूज़ अगर हम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिज़ीज़ भी नहीं होगी और प्रेगनेंसी भी अवॉइड हो जाएगी। और इसी को सपोर्ट में देखो, गवर्नमेंट ने इसी के सपोर्ट में भी ये वाला जो एक्ट है वो एक तरह से किया था। ये वाला जो एक्ट है वो यहाँ पे किया था। इन्होंने क्या किया था कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो जिससे क्या हो रहा था, जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, है ना? वो भी कंट्रोल में हो गई और डिज़ीज़ जो थी वो भी कंट्रोल में हो गई थोड़ी बहुत। जो एसटीडीज़ वगैरह थी जिनका क्योर प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, तो इसके फ़ायदे भी थे। और एक लास्ट आपने देखा कि जो ड्रग एडिक्ट वगैरह हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, उनको नज़र रखी जाए उन पे पहले से ही, ताकि वो ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें, जैसे कि निडल्स वगैरह का यूज़ ना करें ड्रग लेते समय। और अगर ऐसा होता है तो चांसेस जो है एड्स होने के, एचआईवी होने के और बढ़ जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? बताइए, यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? गुड इवनिंग बेटा। देवांश गुड इवनिंग। जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है यहाँ तक बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जहाँ पे डाउट हो तुरंत कमेंट कर देना, है ना? बता देना कि क्या दिक्कत हो रही है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और छोटा-सा पॉइंट था नैको के लिए। नैको शायद आपने पहले भी सुना हो, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया की है स्पेशली, है ना? ये 1991 में एस्टैब्लिश हुई थी। और भी बहुत सारे जो अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसे हम एनजीओज़ वगैरह भी कहते हैं, इन लोगों ने मिलके क्या किया, बहुत सारे एड्स, प्रिंट मीडिया, है ना? या फिर रेडियो के थ्रू या फिर टेलीविज़न के थ्रू जो है लोगों को क्या किया है, एजुकेट किया। एजुकेट किया मतलब इसके बारे में बताया उन्होंने, समझाया कि ये क्या है और कैसे फैलता है और कैसे हम बच सकते हैं। तो अगर लोगों को एजुकेट किया जाए इस तरह से, है ना? तो काफ़ी हद तक जो है एड्स के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को जब पता होगा कि वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो उससे बचाव आसानी से वो लोग कर लेंगे। तो ये जो काम किसने-किसने किया था बेटा? नैको ने, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1991 में जो एस्टैब्लिश हुआ था, और जो एनजीओज़ वगैरह थे, इन लोगों ने किए थे। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा, ये अब लगभग कंप्लीट हो गया है, बहुत इसमें डिटेल में नहीं है। बाकी पीछे वाला तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अब नेक्स्ट है हम लोग का बेटा कैंसर, और कैंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखना अच्छे से। ठीक है? समझते हैं कैंसर क्या होता है? कैंसर में अगर हम लोग सिंपली इसको समझें, तो हम कह सकते हैं
अनकंट्रोल्ड डिवीजन, सॉरी डिवीजन। अनकंट्रोल्ड डिवीजन का मतलब ये हो गया, एक वर्ड इसके लिए और यूज होता है, प्रोलीफरेशन ऑफ सेल्स। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, विदाउट डिफरेंशिएशन। मतलब ऐसा सेल डिवीजन होगा या ऐसा प्रोलिफरेशन होगा जिसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड तो होती जाएंगी बट उनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मतलब दे बिकम मास ऑफ cells which is fundamentally known as ट्यूमर, जिसको बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे। बेसिकली ट्यूमर इसको बोल दिया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट इसको पॉइंट वाइज हम लोगों ने लिखा है तो आपको समझने में आसानी होगी। क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन किसका, सेल्स का, ऑफ सेल्स, इसको कंप्लीट ही कर लो, ऑफ सेल्स, और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, और विदाउट डिफरेंशिएशन, यानी जो सभी की सभी सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो अनडिफरेंशिएटेड होंगी या फिर अ, एक जैसी होंगी, आप कह सकते हो सिमिलर सेल्स होंगी सभी की सभी, है ना। सभी के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड करे, मोर एंड मोर एंड मोर डिवाइड करे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बात करते हैं। क्या ये डेफिनेशन मतलब ये समझ में आया, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, क्या ये समझ में आया बेटा आपको। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो है, ठीक है बेटा विश्वास, ठीक है, अंश आ गया बेटा, वंश, आर्यन चला गया, आर्यन अभी है। जल्दी बताइए, ये जो कैंसर का पहला पॉइंट जो समझने के लिए हम लोगों ने देखा होगा, ये सही है, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इज देयर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब सबसे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, मतलब फीचर्स, ये क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर, तो उनकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है बेटा, द सेल्स डिवाइड रिपीटेडली, मतलब ये बार बार डिवाइड करती हैं इन अनकंट्रोल्ड मैनर। ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही, पहला कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही कॉमन सा था कि जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करती हैं। हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो, कोशिश करें थोड़ा और बड़ा लिखने की। ठीक है, अब देखो, नॉर्मली जो सेल होती है, सेल को जब डिवाइड करना होता है तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा या बाहर से, एक्स्ट्रा बोले तो बाहर से, मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई ट्रिगर होना चाहिए, मतलब बाहर से कुछ स्टिमुलस मिलना चाहिए जिसकी वजह से वो क्या करे, डिवाइड करे, है ना। बाहर से कोई स्टिमुलस मिला, कोई हार्मोनल स्टिमुलस या कुछ ऐसा, जिससे वो डिवाइड करने लगती है। बट यहाँ के केस में देयर इज नो सच स्टिमुलस, यहाँ पे कोई ऐसा स्टिमुलस नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, देयर इज नो सच एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड, मतलब किसी बाहर का कोई एज सच कोई एक्स्ट्रा सेलुलर जो है एक ग्रोथ फैक्टर या कुछ ऐसा स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, ये अपने आप से ही डिवाइड करने लगती हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है, एक सबसे बड़ा फिनोमेना जो है या सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें समझना है, ड्यू टू
लॉस ऑफ अ प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसे हम कह रहे हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये जो प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। आइए समझते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता क्या है। मान लीजिए कि आप हैं यहाँ पे ऐसे बहुत अच्छे से खड़े हुए हैं और पीछे ही जस्ट आपके वंश है और वंश के पीछे फिर जस्ट आर्यन है, ऐसे करके कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। एक रो बनी है, मतलब एक रो में सब लोग खड़े हुए हैं। अब मान लो कि ये जो है वंश हैं, इनको पीछे की तरफ मूव करना है। तो पीछे अगर आर्यन है, यानी यहाँ पे आर्यन है, तो आर्यन अपोज करेंगे कि आप पीछे ज़्यादा नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत जा सकते हैं पर ज़्यादा नहीं जा सकते। हेलो भाई, कैसे हो? जय और भाई कैसे हैं? हाय। तो पीछे मतलब ज़्यादा नहीं जा सकते। क्या हो गया भाई, कोई इशू है? चलो चेंज कर लेते हैं। थैंक यू भाई फॉर सजेशन। अभी ठीक है, वाइट कलर कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से चलो और थोड़ा सा इरेज करके बड़ा बना लेते हैं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हम लोग देख रहे हैं, तो उसी की बात करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे आप थे और इधर जस्ट पीछे आपके ये आर्यन है, ये वंश है, ऐसे करके है ना। फिर एक और लोग हैं और फिर एक और लोग हैं, ऐसे करके 4 लोग खड़े थे, मतलब एक रो बनी हुई थी। अब रो में क्या सीन है कि अगर वंश को पीछे जाना है तो पीछे वाला जो पर्सन होगा वो थोड़ा बहुत पीछे आने देगा, बट बाद में अपोज करेगा, ज़्यादा नहीं जाने देगा। ऐसे ही आर्यन भी जो सामने वाला पर्सन होगा उसको भी आगे नहीं जाने देगा। तो सेल्स में भी ऐसे ही सीन होता है। सेल्स में क्या होता है कि मान लो अगर ये कोई सेल है और इसके आसपास ढेर सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। अब जो सेल है, मान लीजिए कि ये मिड वाली जो सेल है, पे हम सर्कल कर रहे हैं, ये मिड वाली सेल को ग्रोथ करनी है या फिर डिवीजन करना है। डिवीजन करने के लिए स्पेस चाहिए, और स्पेस क्यों चाहिए? क्योंकि जब वो डिवाइड करेगी तो पहले वो अपने सेलुलर कंटेंट में ग्रोथ करेगी, है ना, साइटोप्लाज्म में ग्रोथ करेगी, तभी तो न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो चेंज होगा, और जैसे ही रेशियो चेंज होगा सेल डिवाइड करने लगेगी। तो होगा क्या कि आसपास वाली जो सेल है वो एक तरह से इसको प्रेशर करेंगे कि अभी आप डिवाइड मत करो, मतलब उसको इनहिबिट करेंगे एक तरह से। यहाँ पे इसको क्या किया इन्होंने? इनहिबिट किया। तो जब इनहिबिट किया है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको ग्रोथ करने नहीं दिया, ये इसने रोक लिया, इसने भी रोक दिया, इसने भी रोक दिया, इसने भी रोक दिया। इसी को हम लोग बोल रहे हैं एक तरह से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब जो कैंसरस सेल होती है बेटा, उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। मतलब अगर ये वाली सेल जो बीच वाली है इसको डिवाइड करना है तो ये डिवाइड करके 2 सेल बना लेगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है तो ये और सेल बना लेगी, इसको डिवाइड करना है तो और सेल बना लेगी, जिस वजह से क्या होता है, जब कोई रोकता ही नहीं है, मतलब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ही नहीं, तो इनका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है, और ये एक ट्यूमर की तरह बहुत सारी सेल्स आपस में जो है बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम जो है मेरा, मतलब मेरी फोटो आ रही होगी तो हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, शायद आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और इधर जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बस बातों को समझना थोड़ा सा, और डायग्राम धीरे धीरे आ जाएगी। आप लोगों की कोशिश, मतलब मेरी कोशिश और आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छा करेंगे हम लोग आगे भी, ठीक है। तो अभी तक बताओ ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाला समझ में आया? पहले तो हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल देखा था, एंड देन आफ्टर हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा सेल्स के बारे में। तो क्या ये समझ में आया आपको? फिर अगली प्रॉपर्टी देखें। चलो बेटा बताओ जल्दी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समझ में आया?
चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, बताते रहिएगा, नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अब बिकॉज देर इज अ अनलिमिटेड ग्रोथ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा ही था कि जब यहाँ पे अनलिमिटेड सेल डिवीजन हो रहा है बेटा, तो बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी और इसी वजह से हम मास ऑफ सेल्स को क्या बोलने लगेंगे? सिंपली ट्यूमर का नाम दे देंगे। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। ओके, चलो ये वाला पॉइंट का पूरा कर लें, फिर ट्यूमर का नाम देते हैं ना। तो इससे हम जो मास ऑफ सेल्स बनता है इसे ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, चलो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक बार और फिर से समझा दें, इसीलिए हमने आपका एग्जांपल लिया था। देखो बेटा, आप ही के लिए है तो आपको समझना ज़रूरी है। पहले हमने एग्जांपल दिया था ये वाला, आपका वाला और आपके फ्रेंड्स का वाला। मान लो आप 4 लोग या 5 लोग ऐसे खड़े थे या कुछ रोज़ में थे लोग, ए, बी, हम लोग 1-2 लोगों को और खड़ा कर लेते हैं, सी और डी। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोगों ने इनको खड़ा कर लिया। ठीक है? अब क्या सीन है कि हमने आपसे कहा कि ये अभी बिल्कुल सामने-सामने खड़े हैं, जैसे रोज़ में खड़े होते हैं लोग, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, वैसे खड़े हैं ये लोग। ये पूरी रो ऐसे बनी हुई है। ठीक है? अब क्या सीन है कि अगर बी वाले पर्सन को पीछे की तरफ मूव करना है, तो उसको बहुत ही कम स्पेस मिलेगा और जो सी वाला पर्सन है, वो उसको अपोज़ करेगा कि आप ज़्यादा मूव मत करो। तो ये क्या करेगा? अपोज़ करेगा एक तरह से, है ना? समझना। आगे वाले अगर मतलब इस बी वाले पर्सन को क्या करना है? आगे मूव करना है। मतलब कि ये आगे जाएगा अगर, तो ए वाला पर्सन जो है वो थोड़ा बहुत उसको पुश मतलब आने देगा, लेकिन बाद में फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपोज करेगा। नॉर्मली यही होता है ना, जैसे आप लाइनों में प्रेयर वगैरह में खड़े होते हो तो क्या होता है, वहाँ पे आप सामने वाले बच्चे को धक्का देते हो तो वो आपको धक्का देता है ना, मतलब अपोज करता है। नॉर्मली यही होता है या नहीं होता है? तो सेम फिनोमेना हमने यहाँ पे यही बताया आपको कि जो सेल्स होती हैं, मान लीजिए ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं, सेल्स को भी नाम दे देते हैं हम लोग। मान लीजिए ये ए वाली सेल्स है, दूसरे कलर से दे देते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आए। बाई चांस चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। ये ए सेल है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना? ऐसे करके सारी सेल्स हैं। अब मान लीजिए कि ये जो डी वाली सेल है जो बीच में है, इसको डिवाइड करना है, मतलब ये अपने साइज में इंक्रीज करेगी, साइज बड़ा होगा इसका। ठीक है, इसको चाहिए कि ये साइज में इंक्रीज करेगी, लेकिन जो आसपास वाली सेल है वो उसको इंक्रीज करने नहीं देंगी, वो उस पे एक तरह से कह सकते हो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी या उसको इनहिबिट कर देंगी, उसको रोकेंगी कि वो ग्रोथ ना करे। तो ये एक तरह से अपने शेप एंड साइज में मेंटेन रहेगा, वो डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है? क्योंकि डिवाइड करने के लिए तो आपको साइटोप्लाज्म जो है उसका कंटेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना? और इंक्रीज जब होगा तो साइज में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, और साइज में इंक्रीज होगा तो आसपास वाली सेल जो है वो इनहिबिट कर देंगे, उसको यहाँ पे क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। और जब ये इनहिबिट करेंगे तो इसी फिनोमेना को हम लोगों ने बोल दिया कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है ना? अब जब ये फिनोमेना लॉस में आ जाए, मतलब ये फिनोमेना चला जाए, खो जाए या नहीं रहे, तब की बात करते हैं। मान लीजिए कि ये सेल है ना? अब ये मिड वाली सेल को डिवाइड करना है, लेकिन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो है ही नहीं, तो इसको जितना मन करेगा वो डिवाइड करेगी। एक सेल और बना लेगी, 2 बना लेगी, 4 बना लेगी, कितने भी सेल बना लेगी और अनलिमिटेड सभी सेल्स जो है वो डिवाइड करने लगेंगी। ठीक है?
ओके भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच। अभी बस जो कलर समझ में आ रहा है वो यूज़ कर रहे हैं। खैर व्हाइट वाला यूज़ करेंगे ज़रा, ठीक है। वंस आया बेटा, समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे लॉस क्या हो गया? लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है ना? क्लियर? अभी तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्यूमर की बात करें। एक बार आप देख लो ध्यान से, यहाँ पे हम रिवाइज कर दे रहे हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे हमने बताया कि जब आप बी वाले पर्सन को देखोगे तो बी वाला पर्सन क्या है, आगे मूव करना चाहेगा, तो ये सामने वाला ए पर्सन जो है वो उसको थोड़ा बहुत पुश करेगा कि आप आगे मत मूव करो। जैसे आप लाइनों में प्रेयर में खड़े होते हो, तो बी वाला सी की तरफ मूव करेगा या चाहेगा, तो सी वाला थोड़ा बहुत अपोज करेगा। यानी दोनों तरफ से अपोज हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, इसको इनहिबिट किया जा रहा है एक तरह से। तो यही इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी है इसी को हमने बोल दिया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड। अगर आपके आ गया आपको। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ट्यूमर फॉर्म हो गया है ना। मतलब ट्यूमर की बात हम लोगों ने कर ली थी कि जब अनलिमिटेड डिवीजन होगा तो ट्यूमर बनेगा, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि जब फर्स्ट टाइम या जो एट द साइट ऑफ कैंसर, या प्राइमरी साइट कह दो, एट द प्राइमरी साइट ऑफ द कैंसर जो होगा, वहां पे जो ट्यूमर बनेगा उस ट्यूमर को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है। एंड अगर ये ट्यूमर क्या हो कि एक ऑर्गन से निकल के वाया ब्लड किसी सेकंड ऑर्गन में चला गया, अब ये ट्यूमर तो जाएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, कैंसरस सेल। कैंसरस सेल जो है ब्लड के थ्रू सेकंड ऑर्गन में चला गया, मतलब यहाँ पे भी ये कॉज करेंगे क्या, ट्यूमर। और इस ट्यूमर को हम लोग सेकेंडरी ट्यूमर का नाम देंगे, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर ट्यूमर बना है, प्राइमरी साइट पे बना है, मतलब जहां पे पहली बार बना था उस साइट पे, जैसे इस ऑर्गन में बना था, तो यहाँ वाले ऑर्गन में, यानी फर्स्ट जो ऑर्गन था आपका, यहाँ पे जो बना वो प्राइमरी ट्यूमर है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर हो गया। लेकिन जब ये ब्लड के थ्रू इसकी सेल्स जो है वो आगे मूव करेंगी, सेकेंड ऑर्गन में किसी और जगह पे जाएंगी, माइग्रेट करेंगी एक तरह से, तो वहाँ पे सेकेंडरी ट्यूमर बनाएंगी, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और अब यहाँ पे आता है इसका मेन पॉइंट, द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी टू माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये बेटा, मेटास्टैसिस, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, मेटास्टैसिस। इसी प्रॉपर्टी को जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेटास्टैसिस, ठीक है। क्या बोला हम लोगों ने, मेटास्टैसिस। क्या है मेटास्टैसिस, ये समझ में आ रहा है? मेटास्टैसिस है क्या, ये समझ में आ रहा है क्या आपको बेटा? ठीक है, आगे बढ़े।
चलो, मेटास्टेसिस कुछ नहीं है, बस समझना है, जैसे हमने इसलिए सिंपल वे में लिखा है कि एट द प्राइमरी साइट ऑफ द कैंसर, जहाँ पे प्राइमरी कैंसर होगा, उसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी ट्यूमर, क्योंकि वहाँ पे जो डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड सेल मास के फॉर्म में होंगी, उन्हें हम प्राइमरी ट्यूमर बोल रहे हैं। लेकिन जब वो माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे, है ना, क्या होगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मूव कर जाएंगे, तो इस सिचुएशन में हम इसे क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है, यहाँ पे जो ट्यूमर बना है उसे हमने बोला सेकेंडरी ट्यूमर, ध्यान रखना। अब हमने कहा द प्रॉपर्टी टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन या वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, मेटास्टैसिस बोला। क्लियर है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सिंपल भी है, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बता देना आया कि नहीं है, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाए बाद में। नेक्स्ट, अब इसी प्रॉपर्टी पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टैसिस, ऑन, वन लिख दिया ऑन की जगह पे, ऑन दिस, क्या कर रहे हैं हम, फिर से लिखते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने देखी है मेटास्टैसिस, द ट्यूमर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जो ट्यूमर है उनको दो तरह से डिवाइड किया गया है या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक, जिन्हें हम कहते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, बेंजाइन ट्यूमर, अगर स्पेलिंग गलत हो तो बताना, है ना, क्योंकि स्पेलिंग अक्सर गलत हो जाती है। क्या था, बी ई, यहाँ पे आई है, आई इधर है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है। बेंजाइन ट्यूमर, और इधर हम लोग देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, ध्यान देना। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा मेरे इसमें जो है वीडियो थोड़ा डिले आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अब ठीक आ रहा है, ठीक है बेटा, चलो समझ में आया, अभी प्रीवियस वाला पॉइंट समझ में आया ना। अब इसकी बात करते हैं, जल्दी से बताइए, आया नहीं आया, मेटास्टेसिस आ गया, नहीं बताओगे तो पढ़ेंगे नहीं आगे हम लोग, ठीक है, जल्दी बताओ। वंश क्या हुआ, विश्वास बेटा क्या हुआ, आया नहीं। देखो बहुत टाइम नहीं मिला था हमको स्लाइड बनाने के लिए, वरना स्लाइडें भी बना के लाते अच्छी अच्छी, पहले से लिखा हुआ ही रहता सब कुछ, तो इसीलिए फिर ऐसा हम लोग कर रहे हैं। आई होप कि आ गया होगा आपको, इसमें पहले से लिखा हुआ था तो ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता फिर समझाने में। ठीक है, चलो ठीक है, बेंजाइन ट्यूमर की बात करते हैं। पहला, सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे, एक तरह से ये जो ट्यूमर है, अ, ये इसके पास जो प्रॉपर्टी होती है कि ये मूव नहीं कर पाता एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे जो अभी हम लोगों ने देखा मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती, है ना, इट डोंट हैव द प्रॉपर्टी टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये कांट माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन
टू अदर ऑर्गन, मतलब एक तरह से इसके पास क्या नहीं होता, मेटास्टेसिस नहीं होती है ना, ये प्रॉपर्टी इसके पास नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज लेस लीथल, मतलब ये थोड़ा कम खतरनाक होती है, कम जानलेवा, मतलब जानलेवा तो होती है, कैंसर तो होता ही खतरनाक वाले, लेकिन ये थोड़ी कम खतरनाक होती है क्योंकि एक ही जगह पे है तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है या अलग अलग ट्रीटमेंट अभी हम लोग देखेंगे, उसे रिमूव किया जा सकता है। बट इट हैज़ प्रॉपर्टी, जो आपका ये वाला है इसके पास प्रॉपर्टी होती है बेटा, इट हैज़ प्रॉपर्टी टू माइग्रेट, मतलब ये माइग्रेट कर सकता है, आगे नहीं लिखेंगे बहुत लंबी लाइन हो जा रही है, ठीक है। मतलब कि ये है कि इट हैज़ मेटास्टेसिस, के पास क्या है, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी है, क्लियर है ना। अब इसी वजह से दैट्स व्हाई इट इज मोर फैटल टू आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है या फिर हमारे लिए ज़्यादा फैटल होती है, फैटल का मतलब भी हो गया एक तरह से खतरनाक टाइप, जानलेवा है ना, लीथल का मतलब भी है यहाँ पे खतरनाक टाइप या जानलेवा टाइप, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, आगे। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये पास कैसे होता है, जो ट्यूमर होता है इसकी कुछ सेल्स, सम सेल्स, ये वाया ब्लड क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं और पहुंच जाती हैं अदर ऑर्गन में, है ना, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, क्लियर है, बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है, वही भी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं एक तरह से। अब यहाँ पे एक दो नए वर्ड हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, मतलब ये तो पहले से ही है, बस आपके सामने बताना है इसको। जैसे ये वाला कलर लेते हैं, देखते हैं, ये जो कैंसरस सेल्स होती हैं या जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, ठीक है, ये जो कैंसरस सेल होती हैं बेटा, कलर हमें लगता है वाइट ही लेना पड़ेगा वापस से, कौन सा कलर आपको मोर विजिबल है, केवल वाइट है बेटा, ये ठीक है, जो सेल्स माइग्रेट करके अदर पार्ट में जाती हैं, तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं